असिस्टेंट प्रोफेसर आज इस पटल पर हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि सर आज इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। और निश्चित ही हमारे साथ जुड़े जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी प्रतिभागियों को आज के इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरत है कि आप कॉन्सेंट्रेट होके आज का जो वेबिनार है उसको सुने, उसमें जो बताई गई बातें हैं उसको अमल में लाएं और जो भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं वो सभी ये ध्यान रखें कि इन सभी एक्टिविटीज को जो अभी बताई जाएंगी उन सभी एक्टिविटीज को अपने उन पर्सन्स भी डिसेबल्ड के साथ में शेयर करें, उन एक्टिविटीज को करवाएं जिससे कि जो हमारे पर्सन्स भी डिसेबल्ड हैं, हमारे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको बेनिफिट मिले, उनको लाभ हो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय राजीव रंजन सर को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं और सर से आग्रह करता हूं कि सर आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हों और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ज्ञानवर्धन करने का एक अवसर प्रदान करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। राजीव सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू विकास सर। जी हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर। सर आपकी आवाज आ रही है। Thank you all the CRC team including me for conducting this webinar, and as a resource person today my topic is language stimulation activities to encourage speech and hearing disability, hearing development। इसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज हमसे जुड़े हुए हैं, सबका पहले मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हम लोग के साथ जुड़े हैं। और हमेशा जब भी हम कोई वेबिनार करते हैं तो आप हमसे जुड़ते हैं। आपका महत्वपूर्ण समय निकाल के नहीं सिर्फ जुड़ते हैं बल्कि उस ध्यान सुनते हैं और आगे भी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज का जो हमारा विषय है वो है लैंग्वेज स्टिमुलेशन एक्टिविटीज टू इम्प्रूव स्पीच एंड हियरिंग। अब इसमें हम आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। जैसा आपको सबको पता है कि ये टॉपिक लैंग्वेज स्टिमुलेशन दो बार और बताएं, बट आज थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये हियरिंग को भी हमने इस पे लाया है। तो सबसे पहले मैं बात के बाद फिर मैं स्पीच पे जाऊंगा। हमारा पावर पॉइंट आ रहा है? हेलो सर, अभी आपका पावर पॉइंट नहीं आ रहा है सर। आ गया सर, आ गया अभी। ओके, थैंक यू। आ गया सर। जैसा कि हमने बताया कि आज जो हम, हाँ ठीक है, थैंक यू। लैंग्वेज स्टिमुलेशन एक्टिविटीज टू इनकरेज स्पीच एंड हियरिंग डेवलपमेंट। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं राजीव रंजन हूँ, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्पीच एंड हियरिंग यूनिट में। ठीक है, साथ साथ में आप सबको पता है कि हमारे यहाँ अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ओपन हो चुकी है और इसमें भी जो आज का टॉपिक है उसी के अंतर्गत है, अर्ली इंटरवेंशन से ही रिलेटेड है। तो खास करके जो छोटे बच्चे हैं अप टू 6 ईयर, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को बड़े बच्चों के भी साथ में, बट ये सबसे ज्यादा है कि हम उनको ध्यान में रखते हुए आज का प्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ जो ऑब्जेक्टिव है वो जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो सीखेंगे कि क्या क्या लैंग्वेज स्टिमुलेशन स्ट्रेटजी है, क्या करना है उसको घर पे, स्कूल में या अलग अलग जगहों में उसको। और आगे बढ़ने से पहले जो स्पीच एंड हियरिंग हम बोलते हैं, सुनना और बोलना या बोलना और
बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करें सेंसरी एबिलिटीज, न्यूरोमोटर मैचुरेशन, सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, आप घर में कैसे बात कर रहे हैं, बाहर कैसे बात कर रहे हैं, कॉग्निशन, एंड देन आपका मोटर एबिलिटीज कैसा है, वो मतलब ये सारे प्री रिक्विजिट हैं। ओके, उसके बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट, आप सबको पता है आरपीडब्ल्यू जो को अच्छे तरीके से बनाया है, लिखा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम दो एज पर इंडियन ओरिजिन, दोनों में इतना ही फर्क है कि जो आरपीडब्ल्यूडी 2016 है वो बताती है कि पर्सन को कम से कम 60 dB to 70 dB हियरिंग लॉस होना चाहिए इन बेटर ईयर में। ये आरपीडब्ल्यूडी 2016 के हिसाब से है। और आरसी जो क्या बोलता है, वो बोलता है इट्स ओनली अप टू 70 dB और एबव, जो कि अच्छा कान में होना चाहिए। तो ये बोलता है हमारा रिहर्टेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये दोनों में फर्क है। अभी जो है वो बोलता है 60 to 70 एंड दिस इज मैक्सिमम अप टू 70 dB इन बेटर ईयर। बेटर ईयर मतलब अच्छा वाला कान। मान लीजिए हमारे दोनों कानों में प्रॉब्लम है, तो एक कान में ज्यादा होगा, दूसरे कानों में कम होगा। तो जिसमें कम है उसमें 70 dB कम से कम होना चाहिए, तभी हम उसको हियरिंग हैंडीकैप, हियरिंग इंपेयरमेंट बोल सकते हैं एज पर आरसीआई। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से उसमें कम से कम 60 dB तो होना ही चाहिए, जो अच्छा कान है। यदि दोनों कान में दिक्कत है तो अच्छे वाले कान में 60 dB का लॉस होना जरूरी है, तभी आप हियरिंग इंपेयरमेंट बोल सकते हो। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है। इसमें आप देखेंगे ग्रीन कलर आउटर ईयर है, जो कि नीचे लेवल किया हुआ, मिडिल ईयर है ब्लू कलर में, और इनर ईयर आपका पिंक कलर व्हाइट पे है। आप इसमें देखेंगे आउटर ईयर में आपका पिन्ना है, ईयर कैनाल है, ठीक है, और आधा ईयर ड्रम है। एंड देन मिडिल ईयर में ईयर ड्रम, और ये आपका हड्डियां है, मैलियस इनकस टैपियस। और इनर ईयर में जो अंदर वाले कान होते हैं उसमें आपका मेजर कॉक्लिया है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। तो ये जो है हमारा ईयर, ये इसलिए जरूरी है कि जो आप पिन्ना देख रहे हैं, कान जो बाहरी कान है, वहां से जो ये ईयर कैनाल है, इसके थ्रू जो हम हवा में जो तरंगे हैं वो इसके थ्रू जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ईयर ड्रम है वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेट करने के साथ साथ में ये जो 3 हड्डियां हैं हमारी वो वाइब्रेट करता है, और वहां से फिर इनर ईयर में ट्रांजिशन जाता है, और फिर ये यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और वो कॉक्लियर नर्व के थ्रू कॉर्टेक्स लेवल पे जाता है। तो ये हमारा हियरिंग प्रक्रिया है। ये जानना चाहेंगे हियरिंग प्रॉब्लम्स में कितने तरह से होता है, तो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो ब्रीफ के लिए ये इतना जानना है कि 3 पार्ट होता है, बाहर का कान, भीतर का कान। तो आगे आते हैं, इसमें 3 तरह का लॉस होता है हमारे पास, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो जब हम कंडक्टिव की बात करते हैं तो कंडक्टिव या तो बाहर वाला कान, या तो बाहर वाला कान और अंदर बीच वाला कान, तभी हमारा कंडक्टिव लॉस होगा। जब हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो मतलब सिर्फ कान के अंदर वाला भाग, इनर ईयर ही अफेक्टेड होता है, ठीक है। उसमें नर्व और ये कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यहीं पे प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब हम बात करते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस की, तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस में हमारा या तो बाहर वाला कान या अंदर वाला कान, दोनों मिक्स होकर रहता है। ये जो अंदर वाला कान है और ये जो हमारा बाहर का कान और ये वाला कान, दोनों में से अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जानना है कि जो इनर ईयर तो होना ही होना है, उसके साथ में कोई भी एक मिडिल और आउटर ईयर दोनों में से एक अफेक्टेड होगा, तभी हम मिक्स। जहां तक हियरिंग इंपेयरमेंट की बात आती है, डिसेबिलिटी की बात आती है, वहां पे मोस्टली हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। हम पे कंडक्टिव और मिक्स की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कंडक्टिव और मिक्स हियरिंग लॉस जो है
ये करेक्टेबल है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो हद तक ठीक कर सकते हैं, बट उसको एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस की जरूरत होती है, फिर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या है, मेडिकल करेक्शंस के थ्रू भी हम सही कर सकते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, मिक्स्ड कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। तो इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे हम जो बात करेंगे वो मोस्टली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की बात करेंगे। तो ये हमारा तीनों टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस था। एंड देन अभी ठीक है, कितना लॉस होना चाहिए तो हम उसको बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एक रिसर्चर क्लार्क है, उन्होंने बताया है कि जो नॉइस है वो होता है -10 to 15 dB तक, मतलब इतने ही जोर का आवाज यदि हम सुन पा रहे हैं तो वो नॉर्मल हियरिंग है, और उससे ज्यादा आप यदि कम सुनते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो स्लाइट और मिनिमल हियरिंग लॉस, जिनको 16 से 25 dB तक में सुनने का होता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइट हियरिंग लॉस। माइल्ड उससे आगे बढ़ते हैं 26 से 40, मॉडरेट 41 से 55, मॉडरेटली सीवियर 56 से 70, सीवियर 71 से 90, प्रोफाउंड 91 एंड अबव। तो अभी हम बात कर रहे थे ना वो हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है वो, तो यहाँ पे आप देखेंगे वहां पे था 60 to 70 dB, मतलब ये मॉडरेटली सीवियर जो आप ये देख रहे हैं मॉडरेटली सीवियर, इस यहाँ से यदि किसी को प्रॉब्लम है तभी वो हियरिंग इम्पेयरमेंट कहलाएगा। तो एज पर डिफिनेशन के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इनको दोष नहीं है, बट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और जो आरसीआई एक्ट है उसके हिसाब से सिवियर टू प्रोफाउंड एंड उनको ही हम हियरिंग इम्पेयरमेंट में दर्जा दे सकते हैं, उनका सर्टिफिकेशन बन सकता है। ये हमारा ऑडियोग्राम बोलते हैं कि हम उसको कैसे करते हैं, मतलब कैसे जान लेते हैं कि हाँ कितना डीबी का लॉस है, 90 है कि 60 है कि 40 है कि 15 है, क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियोग्राम, जहाँ पे हम उसको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे -10 to 120 dB तक, और इधर 125 to 8000 हर्ट्ज, ये अप टू 12000 हर्ट्ज चला जाता है। सो ये जो है वाई एक्सिस ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और एक्स एक्सिस दिस इज हियरिंग लेवल है। ठीक है, ये इंटेंसिटी है, ये डीबी में होता है। अब इसमें जब हम मेजर करते हैं तो यहीं पे मार्क करते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी पे कितना लॉस है, उसके हिसाब से हम इसको फिर अभी जो आपको बताया कि जो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। ठीक है, तो ऑडियोग्राम से हमें यही पता चलता है कि इसका डिग्री ऑफ क्या है, हियरिंग लॉस कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और किस टाइप का हियरिंग लॉस है। ओके, जैसा कि अभी आपको बताया था कि नॉर्मल हियरिंग में ये सारे नॉर्मल होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, बाहर वाले कान से लेके अंदर वाले कान तक। और जो हमारा बीसी है, बोन कंडक्शन, जो पीछे मकान के पीछे देखिए एक हड्डी है, वहां से भी सुनते हैं, वो डायरेक्ट अंदर जाता है कॉक्लिया में, वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन कंडक्टिव में ये देखिए जो मिडिल ईयर है वो प्रॉब्लम होता है, आप यहाँ देखिए वो किया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो ये है। फिर सेंसरी न्यूरल में ये अंदर वाला कान में प्रॉब्लम होता है, और मिक्स्ड में दोनों अंदर और बाहर। तो ये आपके समझने के लिए इतना। ठीक है, फिर आते हैं इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस ऑन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये मोटा मोटी अभी हमने आपको बताया कि हियरिंग और हियरिंग से रिलेटेड कहाँ तक क्या लॉस हो सकते हैं, और अभी इम्पैक्ट्स क्या है। मान लीजिए हमें सुनने की दिक्कत हो गई है, बच्चे को सुनने की दिक्कत हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या होगा। एक मिनट, तो ये हमारा जो आप देखेंगे लैंग्वेज बिहेवियर, तो आप देखेंगे 0 to 20 dB जो हमने बताया था, अप टू 16 अप टू 25 देयर इज ए माइल्ड और स्लाइटली नो प्रॉब्लम, तो वहां पे कोई। बट यहीं से आप कोई बच्चा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है वाली बात, तो जो लोग यहाँ आए होंगे हमारे साथ, यदि कोई पेरेंट जो, तो आपने देखा होगा बोलते नहीं आप एक हियरिंग टेस्ट करवा ही लीजिए, क्योंकि जब पेरेंट्स बताते हैं कि कभी सुनता है नहीं सुनता, तो यही वाला फैक्टर है 25, 35, 55, ये वाला जो है ना इसमें हिडन हो जाता है।
हाँ, जिसको ये वाला 55-70 वो तो चलिए ठीक ही है, प्रॉब्लम ही है, बट ये दोनों में फैक्टर होता है और यहीं पे हमें इंटरवेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये हिडन है, ये दिख नहीं रहा है। तो जब अप टू 35 dB का होता है मार्क्स का, तब यहाँ पे क्या होता है कि स्पीच का प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बट क्योंकि ये कोई कोई साउंड मिस कर दे रहा है, जोर से बोलना पड़ रहा है, तो जो भाषा का विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो स्लो हो जाता है। इस बात का ध्यान दें, क्योंकि धीरे से हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा लाउडनेस चाहिए, और तो क्या होता है वो साउंड वगैरह तो समझ पाता है, वो कर लेता है, बट जैसे ही भाषा का होता है तो वो स्लो हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं अप टू मोड। सर आवाज नहीं मिल पा 55 रही dB है। तक। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। आ रही है सर, कम हेलो, बिल्कुल क्लियर हम ये सबको। आवाज आ रही जी है? सर, आ रही है क्लियर। सर आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। सर जी को क्लियर है सर, आवाज आप ही लोगों ने बोला ना आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। ये ना सर कुछ नेटवर्क इश्यूज हो सकता है किसी का। आवाज आ रही है। ओके, आवाज सर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आवाज आएगी। ओके, थैंक यू। क्लियर आ रही है सर। ओके, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं बात कर रहा था मॉडरेट लॉस पे। यहाँ पे क्या है ना, आर्टिकुलेशन, जब हम बात करते हैं ना तो इंडिविजुअल साउंड को बोलना, जो हम लोग तुतलाना बोलते हैं, तो तुतलाने का भी प्रॉब्लम आ जाता है मॉडरेट लेवल में, क्योंकि ये थोड़ा बीच वाला है, और भाषा और वाणी दोनों में प्रॉब्लम होता है, दोनों में बच्चा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो होता है ये लेवल पे 20 से लेके 55 dB तक में, क्योंकि और एक और रीजन होता है, मान लीजिए हम दोनों कान में ज्यादा है, दूसरे कानों में कम है। जिस कान में, मान लो दाएं कान में हम सुन रहे हैं, बाएं कान से नहीं सुन रहे, तो हम यदि दाएं कान के तरफ कर रहे हैं तो बच्चा तो फटाक से सुन रहा है, तो बोलते हैं अरे वो तो सुन रहा है, बट जैसे ही थोड़ा दाएं कान के तरफ से आए तो उसको प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पा रहा है। तो इसमें हिडन जो है हियरिंग प्रॉब्लम, इसी को रूल आउट करने के लिए ये मैंडेट है। हमारे यहाँ भी सर्टेन स्टेट्स में ये मैंडेट हो गए हैं कि आपको हियरिंग स्क्रीनिंग, स्पीच एंड हियरिंग स्क्रीनिंग अप टू 6 years न्यू बॉर्न में करना ही करना हियरिंग स्क्रीनिंग। बट हम लोग उसको उस पे ग्रांटेड पे ले लेते हैं कि अरे नहीं सुनता तो है, लेकिन नहीं, एक बार हियरिंग जरूर करवाएं, क्योंकि ये हिडन है। बच्चे का थोड़ा भी लगे कि अरे स्लो है, तो एक हो जाता है कि चलो चेक करवा लेते हैं, तो क्या लाइफ सिक्योर हो जाता है बच्चे का। वही यदि 5-6 साल के बाद हुआ तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का एज निकल जाता है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं, फिर हम डॉक्टर को कोसते हैं, माँ बाप को कोसता है, बाप माँ को कोसता है, ऐसे ही चलते रहता है। तो ये नहीं करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और जो फाइनल है, मतलब 70 dB के लगभग जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे तो पूरे डिफेक्ट आ जाते हैं, जो वाणी का है, आवाज में भी फर्क हो जाता है, कि आवाज पतला होने लगता है बच्चों का, जो नॉर्मल आवाज होता है, क्योंकि वो उस चीजों को नहीं समझ पाता है। इसका एक और रीजन है, जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हायर लॉस पे जाते हैं, तो क्योंकि क्या है ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं भी सुनता हूँ, तो मैं अभी बोल रहा हूँ वो 60 से 70 dB मैक्सिमम पे बोल रहा हूँ, तो ये मैं नहीं सुनूंगा, तो मैं अपना ऑडिटरी फीडबैक नहीं लूंगा। इससे क्या होगा, मैं ऑडिटरी फीडबैक नहीं लूंगा तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा लाउडनेस बढ़ाना है, टोन कम करना है, क्या करना है। तो वो इम्पैक्ट हो जाता है इसमें, वॉइस क्वालिटी कभी प्रॉब्लम होती है। जब हम बात करें सीवियर लॉस की, तो इसमें ग्रामर अफेक्ट होने लगता है सबके साथ में, और यहाँ पे इसी में बच्चे में हम बोलते नहीं, अब बच्चा गूंगा बहरा, हम ये टर्म दे देते हैं, लेकिन वो बहरा नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको हम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, हियरिंग एड देके, कोक्लियर इम्प्लांट देके। तो दीजिए फिर 90 एंड अबव में ये पूरा खत्म हो जाता है उसका, और भी एक्सटेंसिव मैनर में बिल्कुल ही नहीं होता है। और 100 एंड अबव जो बोलते हैं प्रोफाउंड, इसमें तो सिर्फ लिप रीड बच्चा कर पाता है।
और सर्टेन साउंड्स निकाल आओ तो दैट इज फाइन, बट ये हायर लेवल पे है, तो ये अफेक्ट होगा तो ये प्रॉब्लम हो गई होंगी। ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम जो भी आपको बताया कि प्रोफाउंड बच्चों के साथ क्या आर्टिकुलेशन, तुतलाना, आवाज की दिक्कतें आना, श्वास लेने की दिक्कतें आना, भाषा को अपने तरह से बात नहीं करना, क्लियरिटी, मान लीजिए आवाज है भी तो क्लियरिटी नहीं होना। ठीक है, आर्टिकुलेशन के अंदर आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सोडा बोलते हैं। हमारे यदि कुछ प्रोफेशनल्स डीएड स्टूडेंट या कुछ हैं तो ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का ऐसे कि भाई सोडा बताओ, सोडा क्या है। ठीक है, सोडा क्या है, तो दिस इज व्हाट सोडा, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन। ये आर्टिकुलेशन तुतलाना का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सब्स्टिट्यूशन मतलब जोड़ना, ओमिशन मतलब हटाना, डिस्टॉर्शन मतलब बोलना बट उसको सही से नहीं बोलना, एडिशन मतलब जोड़ देना। ठीक है, ये मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे और भी बात करनी है। आवाज की दिक्कतें, इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच, समझ में नहीं आना। ओके, बच्चों का वोकाबुलरी क्या होता है ना, बच्चों का वोकाबुलरी में दिक्कत होता है। जब हम भाषा के विकास में करते हैं तो जिनको दिक्कतें होती है वो स्लो डेवलपमेंट होता है और ये मिस कर जाते हैं। ठीक है, फंक्शन वर्ड्स या तो एब्स्ट्रैक्ट पे, और इनका जो है जब हम बात करें स्कूल में विदाउट इंटरवेंशन का, बिना उनको आगे बिठाए, तो जो वोकाबुलरी मान लो 2 साल के बच्चों में कम से कम 300 से 400 अप टू 500 वर्ड्स हो जाने चाहिए। 100 टू मतलब मिनिमम 100 और अप टू 500, वो दोनों में गैप आना शुरू हो जाता है। तो ये वोकाबुलरी का है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो छोटा सेंटेंस समझ में आता है उनको, यदि बड़ा उनको एक बार बोल दिए, जैसे टीचर स्कूल में बोलते हैं ना, बच्चा 6 साल का है तो प्राइमरी 1 में जाएगा, अपकमिंग सेकंड में रहेगा, तो उसको बोल देते हैं चलो मैथ का कॉपी निकालो, पेज नंबर 29 करो, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो वहां पे उसको सुनने की दिक्कत है। तो जब वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो फॉर्म कैसे करेगा सेंटेंस को। सिमिलरली ये ग्रामर की बात करें तो एस और ईडी ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, टेंसेस, प्लुरलाइजेशन एंड एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इसमें क्या है, इनका इस तरह से ग्रामर में उनको प्रॉब्लम होती है और वो फिर भाषा का सेंटेंस स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट हो जाता है। बात करते हैं जब वो, तो मोस्टली हायर फ्रीक्वेंसी साउंड जो होता है का, इसमें वो प्रॉब्लम होता है और ये सबको ओमिट कर देते हैं, इसको बोलते ही नहीं है। और जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो बच्चे हैं वो अपना आवाज खुद को सेल्फ ऑडिटरी फीडबैक वो नहीं सुनते हैं, इसके कारण उनका जो है धीरे धीरे आवाज कम होने लगता है, पिच रेट कम होने लगता है, और वो बिल्कुल लास्ट एक मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड बच्चा है, एग्जाम्पल सिवियर टू प्रोफाउंड, तो स्टार्टिंग का 2 महीना जो है ना, 2 से 3 महीना बिल्कुल नॉर्मल चलता है। जो आप देखेंगे ना न्यूबॉर्न बेबीज को, तो वो गर्गल साउंड निकालता है, इस तरह से वो सब चलता है उनका, क्योंकि वो देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, उनके नैनीज को देखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, तो अप टू 2 to 3 months नो दे विल गो वेरी फाइन, वो बहुत अच्छा से जाते हैं। बट जैसे ही वो उस स्टेज को 3 to 6 month में आते हैं ना, वो अपना ऑडिटरी चैनलाइज शुरू करते हैं, अरे तो वो धीरे 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 कम होने लगता है। तो देयर इज द अगेन, वो आपको समझना है कि अरे ये कहीं ना कहीं कुछ दिखते हैं। तो बेबी के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारे भी हमें ऑब्जर्व करना है, ये नहीं कि हाँ चुप हो गया, शांत हो गया तो क्या दिक्कत है, छोड़ दिए, ये सारे हिडन फैक्टर्स हैं। ओके, एकेडमिक अचीवमेंट में बच्चे लोगों को रीडिंग एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा उनको, और यदि आप कंपेयर करोगे नॉर्मल डेवलपिंग बच्चों के साथ तो वो धीरे 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 पीछे चले जाएंगे, और जिस तरह से सीवियरिटी बढ़ेगी उस तरह से और वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। सोशल पर्सनल डेवलपमेंट में उनको प्रॉब्लम है, वो मशीन लग गई, मान लो कॉक्लियर इम्प्लांट लग गई एग्जाम्पल, तो एक बच्चा बोलेगा अरे कान में कुछ लगाया है, यदि नॉर्मल स्कूल गया तो वो अपने आप से वो बोलेंगे नहीं, मेरे को मजाक उड़ाता है, अपने आप को अलग फील करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। तो दीज आर द प्रॉब्लम, और ये मैक्सिमम सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस का होता है, क्योंकि उन्हीं को हम एड लगाते हैं। बाकी जो मैं बोला मॉडरेट अप टू मॉडरेटली सीवियर तक खींच जाता है, पेरेंट्स खींच भी लेते हैं, अरे सुनता तो है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है,
तो ये नहीं है, खींचने खिंचाने की बात नहीं है यहाँ पे, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, जो आपका हियरिंग की जांच करे, उसको अच्छे से हियरिंग एड लगाए। ईएनटी सर्जन के पास यदि कान में पानी आता है, कान में घाव है, तो आप ईएनटी सर्जन से करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन जहां पे सिर्फ सुनने की दिक्कत है, बोलने की दिक्कत है, आप क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं, वहां चेकिंग कराएं, हियरिंग एड लगवाएं, कॉक्लियर इम्प्लांट का सजेशन लें, एंड देन अगेन कॉक्लियर इम्प्लांटेशन विद ईएनटी सर्जन, वो भी अच्छे वाले। उसके बाद उनका एजुकेशन, आपको स्पेशल एजुकेशन के पास जाना होगा, यदि और थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो एएसएलपी के पास जाना होगा। तो देन अगेन इट कम्स टीम वर्क, बट फॉर फाइंडिंग यू नीड टू गो फॉर आपको जो स्पेशलाइज्ड है एएसएलपी, उनके पास जाना ही। कमिंग टू कम्युनिकेशन चैलेंजेस, अभी तक हमने आपको बेसिक बताया कि उनको दिखते हैं कहाँ पे क्या क्या होते हैं। ये सब जानने के बाद देखिए क्या क्या दिखते हैं। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है ना, आदान प्रदान, संप्रेषण, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, इट्स लेक्चरिंग। जब मैं आपसे बातें करूंगा, आप हमसे बोलेंगे, आप हमको सुनेंगे, दैट कॉल्स कम्युनिकेशन। तो चैलेंजेस 3 है। एक, एस्टैब्लिशिंग अ सोशल कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड कम्युनिकेटिंग वांट्स एंड नीड्स। सोशल कनेक्शन, अब मान लीजिए हमको कुछ दिक्कत है, मान लीजिए मैं शर्मिंदा हूँ बोलने में, बीइंग एज एज ऑफ 42 एग्जाम्पल, आप मेरे साथ 10 लोग मेरे कमरे में आ गए और मैं चुपचाप बैठा हूं, तो क्या होगा, मेरा सोशल कनेक्शन बन नहीं रहा। वहां पे क्या हो रहा है, जो बच्चों को दिक्कत है बोलने सुनने में, उनको दिक्कत है कि वो ऑलरेडी नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। वो पार्क जाते हैं, खेलना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई बच्चा है, वो थोड़ा एडीएचडी है, थोड़ा ऑटिस्टिक बिहेवियर है, थोड़ा मंद बुद्धि है, थोड़ा उसको कॉग्निशन की कमी है, वो देखते ही वो उसको दुख देखेगा। उसका मान लो बच्चे का एक पैर थोड़ा कैलिपर पहना हुआ है, तो जो नॉर्मल 6-7 साल के बच्चे हैं, वो भी 6-7 साल का है, तो 6-7 जो नॉर्मल बच्चा है वो उसको अलग निगाहों से देखेगा। अरे यार, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, वी नीड टू टॉक टू देम, नहीं बेटा वो देखो वो भी सब कुछ ठीक है, उसका खाली पैर थोड़ा दिक्कत है, बट वो खेल सकता है, वो मशीन लगा के रखा है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है। ये नहीं कह रहे वो तो बहरा है, मत जाओ तुमको भी कुछ हो जाएगा, छुआछूत है नहीं। तो दीज आर द थिंग्स। और जब मैं सुनूंगा नहीं तो बोलूंगा कैसे। मान लीजिए मेरे को बिहेवियर प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको मार रहा हूँ, आपको खींच रहा हूँ, तो दैट इज व्हाट कम्युनिकेटिंग वांट्स एंड नीड्स। सो दीज आर द कम्युनिकेशन चैलेंजेस। हमको समझना है कि हमारा बच्चा क्या मांग रहा है, क्या ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, then we need to start the strategy. So these are the communication challenges. Okay, टेक्निक्स में सबसे पहले है, ये मैं बात कर रहा हूँ टिपिकल डिलेड डेवलपमेंट की, मतलब जिनको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बोलते हैं लेट योर चाइल्ड लीड। मतलब लेट योर चाइल्ड लीड मतलब क्या होता है, पिक्चर में आप देख रहे हैं, सॉरी, मम्मी बैठी है, उनकी बच्ची बैठी है और उधर एक बिल्ली है। ये देखिए बच्ची पॉइंट कर रही है पिक्चर में इसको, तो ये जो पॉइंट कर रही है दैट इज कॉल्ड लीडिंग। और मम्मी मान लो अभी आज के कल्चर में जब आप बच्चे को पार्क ले जाते हो या बच्चे के साथ खेलते हो, तो आपके हाथ में बच्चा होता है या फोन होता है? मोस्टली फोन होता है आज के डेट में। कहीं भी जाओ आप, आपके हाथ में फोन रहना ही रहना है। बच्चा कुछ भी बोले, खा रहा है पी रहा, बट आप फोन पे ही ज्यादा दोगे बच्चा, तो वो सब नहीं करना है। अब बच्चा यहाँ थी, वो एग्जाम्पल बिल्ली की तरफ बता रही है, तो मम्मी को तुरंत बोलना, या दैट इज करेक्ट, दैट इज म्याऊ म्याऊ, बिल्ली है, देखो बिल्ली वहां है, चलो 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 आओ नीचे आओ। तो दिस इज व्हाट योर लेट योर चाइल्ड लीड। जो बच्चा इशारा कर रहा है, जो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, उससे आपको और भी करवाना है। सो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ लेट योर चाइल्ड लीड। गेटिंग फेस टू फेस। अब एग्जाम्पल इसी पिक्चर में, यहाँ पे मम्मी देखिए ऊपर बैठी है, बच्चा दिखाया। अब मम्मी को क्या करना, इमीडिएटली उसके लेवल पे आना है, नीचे लेवल पे। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बच्चे हैं और उनके पास 2 गुड़ियां हैं। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस। मोस्ट ऑफ देम में क्या होता है, मान लो मैं बड़ा चेयर पे बैठा हूँ, बच्चा नीचे बैठा है, तो या तो बच्चा ऊपर देख रहा है या मैं नीचे देख रहा हूँ, अगेन गलत। वो बच्चे के लेवल पे जाके आप बात करें ना, आप नील डाउन होइए, घुटनों के बल बैठिए और उससे बातें कीजिए। और जब आप बातें करते हैं तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बोलिए, ये नहीं कि हाँ क्या चाहिए, खाना खाओगे, नहीं,
बोलिए उसको ओके रोटी चाहिए तो वही माँ, या तो ट्वाइस है तो ये चाहिए कि ये चाहिए, दैट्स ऑल, नो मोर, एकदम धीरे, बट उसका फेस टू फेस आपको दिखना है और बच्चे को भी आपके साथ सेम लेवल पर रहना है। सो दिस इज गेट फेस टू फेस। देन ऑब्जर्व चाइल्ड्स इंटरेस्ट। ये नहीं ऑब्जर्व करना है कि बच्चा मार रहा है, ठीक है, यदि मार रहा है तो भी ऑब्जर्व करना, बट इंटरेस्ट भी ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, ये रिंग्स टावर खेल रहा है और मम्मी आज जो टीचर हैं वो बैठी हैं। अब ये मान लीजिए इसको ये पसंद है, एग्जाम्पल ये गेम, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद दिस टॉयज ओनली। और इसमें मान लीजिए स्पेसिफिक कलर, मान लीजिए एक बच्चे, चार बच्चे हैं, चार बच्चे में एक को ये रिंग्स पसंद है, बट कोई एक बच्चा है उसको कलर्स पसंद है और कलर्स में ओनली ही लाइक्स रेड, रेड कलर, और someone likes yellow color, or someone likes blue color. So we have to start our activity, our language stimulation, to talk about this interest first. Okay, you want to play this toy, आओ खेलते हैं। ओके आपको पीला कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, चलो येलो रखो पहले। तो वहां से शुरू करके फिर आप उसको करेंगे जो आपका प्लान्ड गोल है। मान लीजिए आपको बच्चे का है कि बच्चे को सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, दो शब्दों के जोड़ के बोलना है, तो फिर आप वहां से शुरू कर सकते हैं, चलो ये पीला रिंग है, येलो रिंग, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं करना है। यदि हम बोलेंगे बेटा ये देखो पीला कलर का रिंग है, वो क्या है ना, उसको एक्स्ट्रा लोड कर रहे हैं, बच्चे का लेवल है ही नहीं उतना। अब बच्चे का जिसका लेवल है सेंटेंस लेवल पे, उसको आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बच्चे छोटे हैं उनको उतना ही है तो उनको सिर्फ उतना ही बोलिए, येलो रिंग, येलो बॉल, दैट्स ऑल, फिनिश इट ऑफ। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑब्जर्व चाइल्ड इंटरेस्ट। देन आफ्टर दैट एग्जांपल हियर यू आर ऑब्जर्विंग कि ये क्या कर, बच्चा आपके तरफ भी देखेगा, आप भी उसके तरफ देखोगे, तो दैट इज कॉल्ड वेट। वेट मतलब हम उसको प्रोसेसिंग टाइम दे रहे हैं, बच्चे को प्रोसेसिंग कि आगे कुछ बोलता तो नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कितना वेट करें, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, नहीं, इट शुड बी मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड पहले, 5 4 3 2 1 फिनिश, देन यू हैव टू कम टू हिम और कम टू हर। तो ये जरूरी है कि आप बच्चे को जब तक वेटिंग टाइम नहीं देंगे, आप बोलते रहेंगे, वो रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। सो दिस इज व्हाट वेट। एंड देन जब आप वेट कर लिए तो आप उसको, बच्चे को सुनना भी है कि अच्छा बच्चा चाह क्या रहा है, इज इट वही चाह रहा है कि कुछ और चाह रहा है, तो ये उसको आपको ध्यान देना है और बच्चे को सुनना, ये क्या बोला। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपके पास यदि बच्चे का अभिभावक है, नैनीज है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके मम्मी पापा है, अभिभावक है, आप उनको पूछिए क्या बोला, कुछ बोला, क्योंकि वो ज्यादा देर रहते हैं, उनको पता होता है कि क्या बोला। कभी हम थेरेपिस्ट को, टीचर्स को नहीं पता होता है कि वो पानी को नानी बोलता है, हमको लगा कि अरे वो नानी बोला, बट उसको एक्चुअली पानी चाहिए। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए जो उनके साथ हो, वो बताते हैं नहीं, वो नानी को नानी नहीं बोल रही है, वो पानी को नानी बोल रही है, इट मीन्स यू वांट वाटर। देखिए कितना फर्क हो गया। या खाना को काका बोल रहा है, तो दीज आर द डिफरेंस। तो इसलिए उसको ध्यान से सुनना है और उसके साथ साथ हमें को रिलेट भी करना है कि बच्चे को क्या चाहिए। opportunities for your child to lead। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे को बोलना है खेलने के लिए, तो उस समय क्या था ना, मान लीजिए इस कमिंग टू बैक, इसमें इस पिक्चर में एक रिंग्स, मान लीजिए हमने उसको, इसमें 6-7 रिंग्स निकाल लिए रिंग्स, फिर उसको हमने दिया, तो एक करके आप होल्ड कर लीजिए कि ताकि वो आपसे बोले, आपके पास आए, आपको देखे। यदि बच्चा नॉन वर्बल है तो आपके पास आएगा, रोएगा, मुस्कुराएगा, चिल्लाएगा, जो उस तरह से करेगा। यदि वर्बल है, उसको बोलना आता है, तो वो बोलेगा गिव, या आई वांट, या येलो, या रिंग्स। then that is what your opportunity, creating opportunity for your child to communicate and lead। तो ये हमेशा करना है। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि आप घर में खाना खा रहे हो, बच्चे को खाना चाहिए, रोटी चाहिए,
आपके तरफ देख रहा है, तो आप उसको दो मत ना, उसको देखने दो, उसको बोलने दो, ट्राई करने दो। अगेन यदि बच्चा कुछ नहीं बोलता, आपके तरफ देख लिया, रोटी के तरफ देख लिया, ओके, दैट मीन्स आप बच्चे ने अपना रेस्पॉन्स दे दिया, नाउ यू हैव टू कम्युनिकेट। ओके, रोटी चाहिए, बोल रहा है तो बच्चा को बोलना है मम्मा। ओके, यदि उससे आगे आता है 2 वर्ड का तो मम्मा रोटी, 3 वर्ड का मम्मा रोटी दे, 4-5 का है मम्मा 1 रोटी दे दो। तो इस लेवल बढ़ते जाएंगे। यदि और बड़ा है तो उसको तो आता ही है, उसको सिखाना है नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें कि किस लेवल पे क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बोला 0 to 6 years। तो 0 मतलब आपके तरफ देखेगा, रोएगा, एग्जाम्पल। तो हम बात करते हैं ना, अच्छा बच्चे को भूख लगी है, दूध चाहिए, और हम लोग कभी कभी बोलते भी अच्छा रहने दो थोड़ा, देखो क्या करता है, तो और रोता है। तो दीज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स, वो सब आपके घर है, वो डेली आप करते हैं, बट अपने बच्चे के बारी आता तो हम उसको भूल जाते हैं। फिर आता है पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक मतलब क्या होता है, बच्चे के साथ साथ में बात करना होता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, पुशिंग द कार, मतलब 1 2 3 गो, तो हमें भी बोलना है अच्छा लाल कलर का कार है, क्या है, कार है, यहाँ ले जाओ, यहाँ लाओ। तो ये हम दोनों साथ साथ में बात करते हैं। जो भी बच्चा बोल रहा है, जो भी बच्चा फील कर रहा है, जो भी बच्चा देख रहा है, उसके साथ में ये बहुत अच्छा है। जो बच्चा डेवलप करने लगता है ना, उनके साथ आप खेलो, खेल खेल में बात करो, देखो वो कितना अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव पैरेलल टॉक। एक है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक में क्या होता है ना, मान लो बच्चा आपका रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मान लो पैरेलल आप कर रहे थे, आपका बच्चा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, देखो आप कहते हैं अच्छा चलो मैं मोबाइल देखता हूँ, राइम्स देख रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है, फिर आपके तरफ वो मूव करता है। अच्छा, बट इसमें क्या करना है, अगेन अप टू चाइल्ड एज लेवल, हमें देखना है कि हमें कितना बड़ा सेंटेंस या कितना बड़ा शब्द या कौन सा साउंड यूज करना है। अगेन यदि बच्चा 1 से 1.5 साल का है तो सिंगल शब्द रख लेंगे, यदि 2 से 3 साल का है तो छोटा फ्रेज बनाएंगे, यदि 3 से 5 साल का या 6 साल सेंटेंसेस एबव है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरह से हम यूज करेंगे ताकि बच्चा ओवरबर्डन ना हो, ओवरलोडेड ना हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, क्या है ये, करेक्ट है ये, ठीक है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट सम टाइम टू स्टार्ट विथ वी हैव टू से व्हाट इज योर नेम। क्या है, ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड। एग्जांपल आप नेम पे क्लिक, अब आप बोले ओके व्हाट इज दिस, मतलब ये पूरा बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, अगेन वो एज डिस्क्रिप्टिव, ये बड़े बच्चों के लिए जो डिस्क्रिप्टिव है, जो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप उस पर फील करते जाओ, फील करते जाओ। अच्छा आगे बताओ, फिर क्या, अच्छा बोलते हैं ना आज क्या किए घर में, अरे क्या किए घर में, तुम 10 मिनट में पूरा दिन का कैसे बताओगे। तो देयर इट कम्स कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी हेल्प करना है, और जो थेरेपिस्ट या टीचर हैं उनको भी समझना है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। अगेन रिपीटिशंस, ये बहुत बढ़िया है, तुतला रहा है, या आप उसको समझाना सिखा रहे हो, पिक्चर दिखा रहे हो, पिक्चर दिखा के जब हम दिखाते हैं, बोलते हैं ना कौवा बोलो, तोता बोलो, काऊ बोलो, गाय बोलो, बिल्ली बोलो, कुत्ता बोलो, ये क्या करता है, उस वो तो आपको रिपीट कर रहा है ना, उसको थोड़े क्यों समझ में आ रहा है। पिक्चर दिखाने से, हमने 5 फ्लैश कार्ड डेली 10 दिन तक दिखाएंगे, बच्चा इमीडिएटली वो फ्लैश कार्ड आया ही नहीं वो बोल देगा, काऊ के बाद कुत्ता, कुत्ता बोलेगा। तो गुड टू डेवलप लैंग्वेज, बट इसका काट है कि बाद में हम उसको जनरलाइजेशन भी करवाएं। पिक्चर दिखाएंगे, उसको पता है व्हाट कम्स नेक्स्ट, वो आपको उलटने से पहले बोल देता है। तो इससे बचने के लिए आप फिर जब सीख लिया तो इरेगुलर आइटम्स में आइए, वो अरेंज्ड मेमोरी आइए। तो दीज आर द अगेन टिपिकल। फिर एक्सपेंशन है, मान लीजिए आपका बच्चा खेल रहा है बॉल के साथ, उसने बोला बॉल, आप बोले ओके रेड बॉल, फिर आप बोले बाउंस रेड बॉल, ओके गिव बॉल टू मम्मा। सो दीज आर द एक्सपेंशन। रोड पे जा रहा है, वो बोला डॉग, आप बोले यस वन डॉग। डॉग कैसे बोलता है, भोभो, देखो डॉग जा रहा है, ओके बाय बाय वी गो। सो दीज आर द एक्सपेंशन।
फिर है टेकिंग टर्न। एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, हम सबको पार्क ले जाते हैं बच्चे को। आज के बच्चे या आज के पेरेंट्स वेट नहीं करते हैं, बस हो जाना चाहिए उनका काम। यदि आप प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हैं और आपने टाइम 8 बजे की दिया है एग्जाम्पल, और आपका पहला वाला क्लाइंट 5 मिनट लेट हुआ, और आप देखियो 5 मिनट आपका कितना खिंचपिच जाता है, क्योंकि वो उनको वेट नहीं करना, इनको है कि उनका टाइम कम हो गया। नॉट ओनली प्राइवेट, इवन वी एट CRC जिनको टाइम स्लॉट दे दिया जाता है वो भी देखते हैं टाइम। अरे आप तो आधा घंटा बोले थे, अरे तो बच्चों को भी सिखाओ, आप खुद सीखो ना, लो टेक टर्न कर लो, उसका खत्म हो जाने दो। सिमिलरली स्लाइड पे एग्जांपल यहाँ पे चढ़ रहा है, उतरेगा, देन दे ऑल हैव टू वेट, देन दिस चाइल्ड हु इज स्लाइडिंग, this child has to come back and stand here. So taking turn is very good example for learning to wait. Labeling already मैंने बताया कि बच्चे को जब हम पिक्चर दिखाते हैं उसमें उसके लिए समझना और बोलना दोनों सिखाते हैं। Then add language to the introduction. Example आप यहाँ पे देखिए बॉल है बहुत तरह से। अब क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा, तो इसमें मैंने लिखा है नाम, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, फीलिंग्स, लोकेशन, बिलोंगिंग, सोशल वर्ड्स। ये इतने वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं एग्जांपल्स। तो ये पिक्चर देखेगा तो क्या बोलेगा, करेक्ट। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स क्या होगा, बड़ा बॉल होगा, या पीला एंड काला बॉल होगा, छोटा बॉल होगा, ब्लू बॉल होगा, येलो ग्रीन बॉल होगा, रेड बॉल होगा। सो दीज आर द डिस्क्रिप्टिव। एक्शन, बाउंस बॉल, थ्रो बॉल, कैच बॉल। फीलिंग्स, oh I'm happy, देखो बेबी हैप्पी, बॉल, यू वांट टू प्ले बॉल, सी पापा हैप्पी, सो दैट दे आर द हैप्पी। लोकेशन, कहाँ पे है बॉल, फर्श पे है, टेबल पे है, नीचे है, पार्क में है, हवा में है। सो दीज आर द बिलोंगिंग, किसका बॉल है, पापा का है, बेटा का है, भैया का है, दीदी का है, किसका है। सोशल वर्ड्स, okay now it's time to say bye bye ball, bye bye uncle, bye bye sir. So these are the interaction। जब हम बच्चा सीखने लगता है तो उसमें इस तरह से करके उसको डिस्क्रिप्टिव देते हुए कम से कम 3 to 4 वर्ड अटरेंसेस पे लेके चले जाते हैं। So this is what a important factor। okay, इसमें ऐड लैंग्वेज टू द इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं तो अभी जैसे हमने बोला, देखिए नेम्स, डिस्क्रिप्टिव, एक्शन, फीलिंग, लोकेशन, बिलोंगिंग, सोशल वर्ड। सो नाउ यदि सेंटेंस फॉर्म करें तो बिलोंगिंग, आई हैव अ बिग बॉल ऑन द मैट। एग्जाम्पल, कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। सिमिलरली मम्मा हैव 2 green ball। Example, again next combination, Papa play ball, Papa throw ball। So these are the things which we used to combine and making the sentences, longer sentences। तो ये ध्यान रखना है। Again ये मैं ऑलमोस्ट सब में बताता हूँ जितने भी होते हैं लैंग्वेज रिलेटेड, कि हमें जल्दी नहीं करना है। क्या होता है मोस्टली जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, कोई भी, हम भी पेरेंट्स हो, मान लो गए अपने बच्चे को दिखाने, तो हम बहुत जल्दी में होते हैं कि कर दो भाई हमारा कर दो। बट जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 4S बहुत जरूरी होता है। कम बोलो बच्चे के साथ, जो बोलो उसको स्ट्रेस दे के बोलो, धीरे बोलो और दिखा के बोलो। दिखा के क्यों बोलो, क्योंकि विजुअली जितना बच्चे सीखते हैं उतना सुन के खाली नहीं सुन सकते। एग्जाम्पल, ये चाहता तो मैं ऐसे भी ज्ञान बांट देता, ये ऐसे भी मैं बोल लेता, लेकिन जब मेरा स्लाइड है तो इससे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं समझने में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द एस है, वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स प्ले। प्ले में फंक्शनल प्ले, बच्चे अपने से खेल रहा है। कंस्ट्रक्टिव प्ले इस पिक्चर में आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो प्रिटेंड प्ले यहाँ पे, प्रिटेंड प्ले में बच्ची देखिए, बच्चे को वो टेडी बेयर को फीड करवा रही है अपने टॉयज के साथ। सो इसमें कितना लैंग्वेज है,
कि ओके बेयर को भूख लगा है, बेयर क्या खाएगा, बेयर खाना खाएगा, खाने के बाद वो प्यास लगी है, पानी पिएगा। तो यहाँ पे अकेला बच्चा यदि खेल रहा है और डेली खेल रहा है, देन आफ्टर ए लॉन्ग वो क्वाइट हो जाएगा। यहाँ पे जब बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कंस्ट्रक्टिव प्ले और प्रिटेंड प्ले में, तो एज ए एडल्ट, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए हेल्पर, वी नीड टू, हम लोग को बच्चे के साथ जाना है, बच्चे के पास बैठना है, उसके साथ में करना है। अच्छा बेयर खा लिया, आप मेरे को भी दो, पापा को भी दो, आके चलो चलो मम्मा को दे दो। सो वो उसमें क्या होता है, बच्चे लोग थोड़ा सीखते हैं। मान लीजिए इसी में किसी को चलने की दिक्कत है, फाइन मोटर की दिक्कत है, तो उसको उस तरह से अडेप्ट करके देना है। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट, किस तरह के टॉयज लें ताकि बच्चे को इजी रहे। फिर ये पूरे नॉन वर्बल बच्चों के लिए है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन के तरफ जाता है। इसके अंदर 6 पेज होते हैं: फिजिकल एक्सचेंज, डिस्टेंस एंड परसिस्टेंस, पिक्चर डिस्क्रिमिनेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड आंसरिंग एंड देन कमेंटिंग। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको एक इसका वीडियो दिखाता हूं। राजीव सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर इसमें सीआरई पॉइंट हमारे काउंट होंगे? इस सीआरई पॉइंट नहीं होता, सीआरई के लिए होता है। अभी स्क्रीन आ रही है हमारी? जी सर, आ रही है सर स्क्रीन आपकी। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब ये देखिए, मैं आपके सामने जो पेक्स की बात कर रहा था, सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके फाइन। अभी मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये पेक्स के लिए सिर्फ आपको मैं भेज रहा हूँ इसका लिंक आपके उस पे।
सर हम लोग यहाँ से अगर चलाएंगे आपका यूट्यूब वीडियो तो वॉइस आ जाएगी सर, क्या यहाँ से? ओके, चला दीजिए वाली। ठीक है सर। सर एक बार वीडियो का टाइटल बता देंगे सर? आज आपके सामने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उसको सिखा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम PECS एक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए हम बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस PECS में करने से पहले हमें दो चीजों को ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले हमें बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा पसंद है, बच्चे को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ऐसे कम से कम 5 आइटम, कितने आइटम? 5 आइटम को लिखना है, 1 2 3 4 5 में। मान लीजिए बॉल बच्चे को बहुत पसंद है, तो पहला हो गया बॉल। मान लीजिए दूसरा उसको टॉयज पसंद है, कोई भी टॉयज, तो नंबर 2 टॉयज हो गया। तीसरा मान लीजिए कार पसंद है, तो कार हो गया। चौथा मान लीजिए उसको फोन, मोबाइल फोन पसंद है, तो मोबाइल फोन हो गया। पांचवा मान लीजिए उसको कुछ खाने का चिप्स पसंद है, तो चिप्स ले लीजिए। तो ये 5 आइटम आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद सेम एज ए पिक्चर और आइटम दोनों लेने हैं साथ में। ठीक है, वो दोनों लेने के बाद आपको बच्चे को किस तरह सिखाना है, ये ध्यान रखिए कि आप वो जो आइटम आप लेंगे वो बच्चे का मनपसंद हो, आपका मनपसंद नहीं हो, तभी बच्चा इंटरेस्ट लेगा और हम उससे एक्टिविटी करा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे और आइटम्स और पिक्चर्स को बनाएंगे, फिर उसको एक्टिविटी कैसे कराएंगे। ओके, अभी हम बात कर रहे थे आइटम्स को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो देखिए मान लीजिए बच्चे को ये बॉल पसंद है, राइट, ये बॉल पसंद है, हमने बॉल ले लिया पहले आइटम को, बॉल को हमने रख दिया इसके अंदर, राइट। अब देखिए दूसरे नंबर पे बच्चे को कार पसंद है, एग्जांपल हमने कार्स ले लिए, कार ले लिए, कार भी इसमें हमने डाल दिया। एक और कार ले लेते हैं, बाद में बताएंगे क्या करना है। अब मान लीजिए बच्चे को टॉयज में ये स्टैकिंग टॉयज पसंद है, ये वाली, मैंने ये भी ले लिया, राइट। अब ये 3 आइटम हमने लिया है। अब इसका फोटो, मान लीजिए बॉल, ये बॉल है, ये बॉल का पिक्चर है, करेक्ट। आप चाहें तो इसी बॉल का फोटो लेके ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखिए कार्स, ये कार्स का हमने ये फोटो है, पिक्चर है, तो ये कार का पिक्चर हो गया और ये टॉयज का है। ये बहुत सारे टॉयज इसमें, बट ये स्टैकिंग टॉयज है, हमने ये ले लिया। अब आप जो ये पिक्चर्स है, या तो आप इसके जो रैपर्स आते हैं इसमें जिसके अंदर ये रहता है उसी का फोटो लेके आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से आप इसका फोटो खींच के बना सकते हैं यदि आपके पास ये लेमिनेटेड ओरिजिनल पिक्चर्स नहीं है तो। सिमिलरली कार का भी, कार के ऊपर के जो रैपर्स आएंगे, जो रैपर्स हैं ओरिजिनल में, वही फोटो आप इसके साथ ले लें और उसको आप सेलो टेप से इवन रैप कर सकते हैं। सिमिलरली बॉल का भी आप पिक्चर, सेम बॉल का सेम पिक्चर ले लें, नहीं तो बॉल के ऊपर का रैपर्स आप यूज कर सकते हैं यदि आपके पास ऐसे पिक्चर्स नहीं है तो। ठीक है, अब हमने देखे ले लिया 3 आइटम्स। अब हम आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं।
ओके आइए देखते हैं हम इसको पेक्स फेज 1 पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का फेज 1 हम कैसे करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात करा ना, 3 आइटम्स, 3 बॉल, 3 कार्ड सेलेक्ट किया था, तो ये हमारे आइटम्स रह गए, राइट। अब ये बच्चा हमारे पास बैठी है बच्ची, अब इसको हम दिखाएंगे कैसे इसको यूज करना है। पेक्स फेज 1। ओके सो देखते हैं। बच्चे को सबसे पहले मैंने बोला था कार बहुत पसंद है बच्चे को, राइट। तो ये देखो बेटा कार है, ये पी 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 चाहिए कार। ओके ये लो, दो, ये दो, ऐसे हाथ ओपन करते हुए ये दे दिया हमको, हम इसको कार देंगे इमीडिएटली। वेरी नाइस, ओके गुड जॉब। एक कार और है, चाहिए? ओके ये दो, कार, ये लो। इसमें इस चीज को ध्यान रखना, ये हैंड ओपन होना चाहिए जब ये पिक्चर आए, तो इस तरह से, तो इट शुड बी ओके। अभी अब देखिए बच्चा बोल रही है, राइट, ये बच्ची बोल रही है। अब ये नहीं जो बच्चा बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, वो कैसे करेगा? देखिए हमारे पास एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड हेल्पर की। अब ये बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, इसको हमें कार एक्सचेंज करवाना है, लेकिन इसको कार पसंद है। देखते ही ये इसको कार चाहिए, बोलना नहीं आता है, बट इसको कार चाहिए, रोएगा, चिल्लाएगा, कुछ भी करेगी। लेकिन अब इसको कैसे हम ये करेंगे? पेक्स पेज 1 चाहिए। ओके इसने हम देखिए सर हिला के बोला, ओके चलो इसको हेल्प करो भाई। तो देखिए किस तरह से ये हाथ को पकड़ के, यहाँ पे ये हाथ पे पकड़ के मेरे को ये दिलवाया। तो दिस इज अगेन ओपन हैंड, हमने तुरंत कार दिया, लो बेटा कार। ओके तो 1 टाइम हो गया ये। नेक्स्ट टाइम अगेन, ओके ये लो आ रहा है कार। ओके सिमिलरली बच्चा बोल नहीं पाता है, हाथ पकड़ो इसका, पकड़ के दो। देखिए तो ये हैंड टू हैंड है, एकदम क्लियर ओपन हैंड। एंड ये कार, इसको दिखाइए बच्चे, कार, वाह ले लो बेटा कार। ओके एक बार और करेंगे एक्सचेंज। ओके और है कार चाहिए, ओके रेडी। ओके ये मेरा, ओके हैंड टू हैंड एंड ओपन हैंड, इमीडिएटली कार, हियर यू गो। सो दिस नाउ कार फिनिश। सी आई हैव 3 कार हमने दे दिया। अब इनको बोलना है दूसरा आदि करवाना है, तो ये कार में ऐसे उठाऊंगा एकदम से। थैंक यू विकास जी। ओके मैं इसलिए इसको पॉज करवाया अभी, क्योंकि आपके पास हम लोगों ने लिंक भिजवा दिया है, आप उसको डिटेल देख लें। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था इसमें कि किस तरह से देखिए 1 to 1 ये हम इसको सिखा रहे हैं। तो ये इट्स वेरी नाइस। क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये बच्चा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नहीं ये बोलना नहीं सीखेगा। बट इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीजें क्या है पेक्स में, कि जैसे ही हम एक्सचेंज करवाते हैं ना, उसी समय हम उसको इनपुट देते हैं कि ओ यू वांट फोन, तो वो हम उसको ऑडिटरी एज वेल एज लैंग्वेज स्टिमुलेशन दे रहे हैं। तो बच्चा उसको सुनता है, समझता है, एंड स्लोली व्हेन 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं तो बच्चा तुरंत उसको फिर बोलना शुरू कर देता है। तो इट्स नॉट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज नॉन वर्बल टू वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी कुछ थोड़े से हैं बाकी, इसके लिए मैंने उसको रुकवा दिया। तो आप लोग कृपया देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नॉट इशू। अब आपको ऑलमोस्ट टिपिकल मैंने खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग की, जो कि टिपिकल हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए है। ऑडिटरी ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, हम बच्चे को सुनना सिखाते हैं। सुनना सिखाने के साथ साथ, क्योंकि क्या होता है ना, जो बच्चे सुन नहीं पाते उनको मशीन लगा के, एड लगा के, कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के उनको तो हम सुनने का दे देते हैं। बट आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं कि आपके पास 6-7 साल के बाद आ रहे हैं और बोल रहे हैं अरे कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, अभी तक बच्चा बोल नहीं पा रहा है। मशीन लगा लिया दोनों कानों में, बच्चा बोल नहीं रहा है। बट क्या जो डॉक्टर्स लोगों ने बताया कॉक्लियर इम्प्लांट करा लो, उसने ये भी बोला, उसने वो करवाया कि हाँ भाई आप ऑडिटरी ट्रेनिंग, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी करवा लो, समझ लो। हम लोग काउंसलिंग के दौरान सिर्फ बुरा न माने, यदि कोई प्रोफेशनल जुड़े हैं जो डील करते हो, मैं उनसे पहले ही बोल रहा हूँ बुरा न माने। यदि मान लो मैं भी बिजनेस में हूँ, मैं हियरिंग एड सेल कर रहा हूँ,
तो मेरा मेन एम होता है कि मेरा हियरिंग एड निकल जाए किसी भी तरह से। बाद में सेकेंडरी है कि मैं इसको बोलूं ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, ऑडिटरी थेरेपी, वर्बल थेरेपी के लिए आ जाओ, बट प्राइमरी जो मोटो मेरा एम है दैट आई नीड टू क्लियर आउट द हियरिंग एड। मेरे को 2 हियरिंग एड इनको दे देने हैं। देन क्या होता है, हम बोलते हैं सीधा, कह रहे मशीन लगा लो, बच्चा बोलने सुनने लगेगा, सुनेगा तो बोलेगा भी। बट जो बीच का मिसिंग पार्ट है कि नहीं सुनेगा बट वो समझेगा या समझेगी नहीं, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड ऑडिटरी ट्रेनिंग। तो ये पार्ट कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है काउंसलिंग पार्ट में। हम हियरिंग एड देंगे नो प्रॉब्लम, बट यार 1 घंटा इस पे भी टाइम दे दो, क्योंकि इसमें ये जरूरी है। तो दिस इज व्हाट दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर टिपिकल हियरिंग लॉस क्लाइंट। या तो यदि वो हियरिंग एड यूज कर रहे हैं तो ऑडिटरी ट्रेनिंग, यदि कॉक्लियर इम्प्लांट यूज कर रहे हैं तो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। और आपको हम सबको बता दें, आज के डेट में अंडर एडिप 3 साल तक, 2 से 3 साल तक ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बिल्कुल मुफ्त है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक कान का बिल्कुल मुफ्त है। यदि आपके पास कोई बच्चे हैं, ऐसा कोई अभिभावक हैं जो करवाना चाहते हैं अप टू 6 इयर्स एज ओल्ड, आप उनको हमारे तक भेजिए, उनका मुफ्त में होगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम करवाते हैं और वो AY जैन SSD मुंबई है, उसको वो टेक ओवर करते हैं। जहां चाहिए, इंडिया के कोई कोने में चाहिए, वहां सर्जरी होता है, वहीं थेरेपी दिया जाता है और 2 साल तक बिल्कुल मुफ्त है ये। तो ये मैं बताया आपको। हियरिंग एड ऑलरेडी हम लोग डिस्पेंस करते हैं, तो मैं ज्यादा इस पे नहीं दूंगा कि क्या, हाँ ये क्या है, गोल क्या है इसका, डेवलप देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्पीच, जो मैंने बोला कि समझना है, यूजिंग द ऑडिटरी सिग्नल, जो वो सुन रहे हैं उसको समझना है, और जो समझ रहे हैं उसको फिर बताना है, तभी तो अपना एक्सपीरियंस बयान करेंगे। और उनका जो हियरिंग बचा हुआ है वो उसको कैसे वो मैक्सिमम तक यूज कर सके आफ्टर यूजिंग द हियरिंग एड। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कंप्रीहेंशन। ये मेजर 4 हैं। अवेयरनेस में क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। जब आता है बच्चा तो हम क्लैप कर देते हैं, नाम बुला लेते हैं, झुनझुना बजा लेते हैं। सो दीज आर नथिंग बट बेसिक ऑडिटरी स्किल्स। डोर नॉक कर दिया, टेबल टैप कर दिया, मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दीज आर नथिंग बट अवेयरनेस। ठीक है, कि बच्चे को वो आ रहा है, सुनाई दे रहा है एंड वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कोई बच्चा रहता है गेटेड कॉलोनी में, जहां पे उसको कोई भी लोकल एनिमल्स जो बाहर होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना नगर निगम उठा के ले जाते हैं, उस तरह के जानवर नहीं होते, उनके अंदर पालतू जानवर होते हैं, एक ही तरह का आवाज निकालता है। अब बताइए वो बच्चे को यदि दिक्कत है तो ही विल नॉट जनरलाइज दैट पार्टिकुलर पेट एनिमल साउंड टू अदर साउंड। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली यदि उनके पास वीडियो बेल है, वीडियो कॉलिंग बेल है, और नॉर्मल किसी के पास घर में जाए तो नॉक 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 करते हैं, तो ये दोनों में उनको फर्क, क्योंकि उनका कंसेप्ट जो है वो बेल का है, वीडियो बेल का है, और यहाँ पे ये हैंड टैप है या कुंडी जो खटकाते हैं, तो ये बहुत सारे फर्क है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन द सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वी नीड टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर साउंड अवेयरनेस। डिस्क्रिमिनेशन, यदि मान लीजिए वो बच्चा आवाज सीख लिया, पापा का आवाज, मम्मा का आवाज उसको समझ में आने लगा, वो पहले लेवल में उसको हो गया, देन वी नीड टू एबल टू गेट हिम ओके व्हाट इज प, व्हाट इज म, पापा कौन है, मम्मा कौन है। वो साउंड डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ वॉइस क्वालिटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग। सो ये उसमें हम सिखा लेते हैं इसको कि ये साउंड अलग है कि सेम है। आइडेंटिफिकेशन में उसको सुन के फिर ये डिस्क्रिमिनेशन से थोड़ा ऊपर है कि इसको हम किस तरह से उसको लेबल कर रहा है, एग्जैक्टली है कि सेम है। एंड देन फाइनली इट्स ए कम्प्रीहेंशन, उसको समझ में आना चाहिए जो हम सिखाए हैं, सुन के, नॉट लिप रीड करके नहीं। तो उसके लिए बच्चे को हमें साइड में बिठाना है। पहले आप आगे पीछे से करवा लें, फिर बच्चे को साइड बाय साइड में बिठा के ये सारे को जनरलाइज करवाना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन अप टू जनरलाइजेशन लेवल ये हमें डे टू डे रूटीन में करवाना है, जिसको कि हम फंक्शनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फंक्शनल कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला कि मान लीजिए क्लिनिकल सेटअप में हमारे पास ड्रम है, बेल है, सब कुछ अवेलेबल है, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी साउंड सब हमने करा दिए, पिक्चर कार्ड से करा दिए।
बट खास करके घर के रूटीन में वो है नहीं। घर में प्लेट है, डोरबेल है, फोन साउंड है, टीवी साउंड है, तो हम उस लेवल पे उनको जनरलाइज कराएंगे, ये चारों लेवल पे। स्टिमुलस यूज्ड इन द ऑडिटरी ट्रेनिंग, ये साउंड्स हैं जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। मैं पूरा लेमैन में बता रहा हूँ, ये टेक्निकल में लिंक साउंड बोलते हैं इसको, बट मोस्टली हम इसको जो साउंड लेते हैं यूज, फिर एग्जाम्पल जो वर्ड है मम्मा पापा, क्योंकि ये दिख जाते हैं। सेंटेंस लेवल, पापा कम हियर, गिव मी मिल्क, दीज आर द बेस सेंटेंस लेवल, फ्रेज लेवल, जो कि हम डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या करना है कि लेवल ऑफ जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, ठीक है, इससे मान लीजिए बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसा होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए बोला आपके पास 8 केस है, एग्जाम्पल थेरेपी दे रहे हो या स्पेशल एजुकेशन में कुछ 8 केस है, उसमें से 3 बच्चा बहुत इरिटेबल है, दौड़ता है, सुनता नहीं है आपकी बात। आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल अपना होता है, ऊपर से पेरेंट्स आपके ऊपर बोल रहे हैं यार कुछ करवा नहीं रहे हो, कुछ तो सिखाओ 10 दिन से के, तो ये सारे कहीं ना सेशन में नहीं आना चाहिए। इसको आप कैसे स्ट्रीमलाइन करते हो, कैसे स्टिमुलेट करते हो और बच्चे को किस तरह से स्टिमुलेट करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखना है। और जब हम अपने इंटर्न्स, अपने स्टूडेंट को एंगेज करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उनको भी ये सिखाना होता है कि दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। आप मेंटर का फ्रस्ट्रेशन, टीचर का फ्रस्ट्रेशन, घर का फ्रस्ट्रेशन, पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन, बच्चे का फ्रस्ट्रेशन, यू शुड कंट्रोल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका वो हमेशा रखना है आपके साथ में। एंड देन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चे का हमने बोला बॉल सिखाओ तो बॉल, बट दूसरे बच्चे का हो सकता है ही ऑलरेडी नोज व्हाट इज बॉल, तो उसमें आ जाओ आप फ्लिकर्स बॉल, सॉफ्ट बॉल, हार्ड बॉल, तो थोड़ा उसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और किसी बच्चे में मान लो कि ड्यू टू स्पैस्टिसिटी वो बोल नहीं पा रहा है, या ड्यू टू ऑटिस्टिक वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। So again we need to know the cause, we know to the characteristics of the child. तो ओवरऑल चाइल्ड को बिना समझे, बिना जाने हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि राजीव ने ये सारी चीजें बताए हैं हम ये करना शुरू कर देंगे, नहीं। ये मैंने कॉमन बताए हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू टेक टू द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के पास एक बार ले जाके दिखाएं, बच्चे को बारे में समझाएं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर पे करें, तो कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला स्ट्रेस लेवल, नॉट ओनली द टीचर थेरेपिस्ट, इट शुड बी द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स मान लो मेरे पास आए, एक तो बच्चा उनका कर नहीं रहा, मैंने भी 10 बार बोल दिया अरे आप कुछ करते नहीं हो, कल से आना नहीं, या आपको मैं 10 मिनट ही दूंगा, आप कुछ करवाते ही नहीं हो, तो फ्रस्ट्रेशन जाके घर पे बच्चे को ले दनादन और करवा रहे हैं, या बच्चे को जबरदस्ती करा रहे हैं, नहीं तुम करो नहीं तो मारेंगे, ये वो, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के साथ जो घर पे जितने भी लोग हैं वो सबको बच्चे के साथ करना, ये नहीं कि मम्मी को ही करना है। आपके घर में यदि पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कंबाइंड फैमिली है, तो सेकेंडरी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी बच्चे के साथ पार्ट लेना है। सो हियर आई एंड माय प्रेजेंटेशन। एनी क्वेश्चंस? आप में से किसी प्रतिभागी का अगर एक प्रश्न हो तो कृपया पूछ ले। और मुझे लगता है कि समय काफी हो चुका है। किसी बच्चे की लो पिच है उसे हाई पिच कैसे करें? मंसूरी जी प्लीज फिर से पूछिए। राजीव सर पूछना चाहते हैं, किसी बच्चे की लो पिच है उसे हाई पिच कैसे करें? सर अच्छा सवाल है आपका। सर बच्चे का उम्र कितना है? हेलो, बच्चे का एज कितना है? संजीव जी प्रश्न अच्छा, पूछ रहे थे, कृपया बताएं कि बच्चे का एज कितना है। संजीव जी आपका माइक म्यूट है। 6 years। 6 years। हियरिंग इम्पेयर्ड है या नॉन हियरिंग इम्पेयर्ड? नॉन हियरिंग इम्पेयर्ड है। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम है?
बस स्पीच उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, स्पीच उसके वर्ड्स नहीं है, स्पीच क्लियर नहीं है, और उसका सबसे मेन चीज उसका लो पिच है। जब उसको उस पे लाउड, हाँ, जब उसको सेशन दिया जाता है तो बहुत ही वो धीमे बोलता है। उसके लिए हमने उससे ये कहा है कि आप एक साउंड उसका यूज किए माइक्रोफोन का अपने घर पे, ताकि बच्चा उसमें बोले तो वो बच्चे को ही उसकी रिफ्लेक्स आवाज सुनाई दे। क्या ये सही है? नहीं, उसको ऑडिटरी फीडबैक एंड विजुअल फीडबैक दिलवाएं। विजुअल फीडबैक इन द सेंस, जब 6 साल का बच्चा है उसको समझना जरूरी है कि हम कितना धीमे बोल रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोला प, आपने बोला प बोलो बेटा, या पापा बोलो पापा, बट ये उसका रिस्पॉन्स। अब इसके लिए आपको देखना होगा सबसे पहली बात कि उसका जो रेस्पिरेशन है, एग्जाम्पल जो अंदर से हवा आ रहा है वो क्या इनफ है उसके पास कि वो आवाज को ज्यादा तेज निकाल सके, नंबर 1। यदि ये सब ठीक है तो उसको हम विजुअल फीडबैक देंगे। विजुअल फीडबैक में उसको मैं बताऊंगा कि बेटा ने जो बोला है अभी ये इतना छोटा आवाज बोला, एग्जाम्पल, या ड्रॉ करके बताएंगे, या ग्राफिकल यदि हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो उससे बताएंगे कि ये देखो हमें ये इतना ऊंचा आना चाहिए। तो छोटे बच्चे को जो जिस तरह से वो करना है। और एक चीज मैं बोलूंगा इसमें, उसका 100% श्योर उसके लंग्स मसल जो है, डायफ्रामिक मसल जो है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो एक बार पेडिट्रिशियन से या फिजियोथेरेपिस्ट वहां पे कोई है यदि आसपास में, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि 6 साल का बच्चा है और उसका ये प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं उसको डायफ्रामिक मसल जो है वो कहीं वीक जरूर होगा। अदरवाइज वो लाउडनेस लेवल जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, लैंग्स एक्टिवेट नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लें वो लाउडनेस इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा। यदि प्रॉब्लम वहां है तो, यदि फंक्शनल प्रॉब्लम है देन यू गो विद द विजुअल फीडबैक, वो यूं इंप्रूव कर जाएगा। जी जी जी, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न हो तो कृपया वो हमारी ईमेल CRC लखनऊ की ईमेल पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमको कॉल भी कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते सर। हेलो बालकृष्ण जी। हेलो सर। जी प्लीज, एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी बताइए बताइए। सर नमस्ते सर। हाँ पूछिए प्रश्न पूछिए आप। मैं यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट हूँ सर, और स्पीच लेता हूँ मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट की, और वहाँ हमारे यहाँ स्पीच है और स्पीच थेरेपी किट है। बालकृष्ण जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बालकृष्ण जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्षमा करिएगा। आप मेल कर दें या हमको कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से भी हम अपना प्रश्न रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिविका विश्वनाथ, प्लीज आप यहाँ इस तरीके के लिंक शेयर ना करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय सविता मैडम से आग्रह करता हूं कि सविता मैडम आए और आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार विकास जी, आवाज आ रही है विकास जी? जी मैडम आ रही है। हाँ, मैं सविता शुक्ला, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन IT, आप सभी प्रतिभागियों को नमस्कार करती हूँ। और आज के इस वेबिनार के टॉपिक लैंग्वेज स्टिमुलेशन एक्टिविटी टू इनकरेज स्पीच एंड हियरिंग डेवलपमेंट, इसके मुख्य वक्ता के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग राजीव सर का CRC लखनऊ की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। राजीव सर ने जैसा कि बताया कि RPWD एक्ट के अनुसार हियरिंग लॉस की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम DB के अनुसार उसको परिभाषित किए गए, उसके बारे में सर ने बताया। जैसा कि सर ने बताया, हियरिंग लॉस के अनुसार लैंग्वेज और ऑडिटरी के बारे में कैसे हम उसको करेंगे, और बच्चों में होने वाले भाषा के विकास में वोकैबुलरी के बारे में अच्छे ढंग से सर ने बताया और एक्सप्लेन भी किया। दूसरा है कि सर ने ये बताया कि जितने छोटे बच्चे को अगर हम उसकी ऑडिटरी सुनने की क्षमता की पहचान करते हैं तो हम उतनी जल्दी हम शुरुआती रूप में
सुनने की पहचान कर उसके लिए हम ENT के पास भी जा सकते हैं, जैसा कि ENT अगर बताता है, और स्पीच थेरेपिस्ट का सहयोग ले सकते हैं। ये नहीं कि आप ऑडिटरी चेकअप करा के आप खाली अपने पास ही सीमित ना रहें, आगे जैसे जैसे प्रोसेस हो उसके अनुसार आप बच्चे के लिए हेल्प करिए। और कम्युनिकेशन चैलेंजेस के बारे में जैसा कि सर ने बताया, कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं जिसमें हम लोग को स्वीकार करना है और बच्चे की बात को सुनना है। और सर ने जैसा बताया कि डेवलपमेंट डिलेड केस में बच्चे के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स, जिसको सर ने काफी डिटेल बताया, लगभग 40 मिनट्स तक सर ने इसको बताया है, टेक्निक जो यूज करेंगे और कौन कौन से लैंग्वेज स्टिमुलेशन देंगे, बच्चे को कैसे इनकरेज करेंगे, लिसन बच्चे का करेंगे, प्रॉम्प्ट कैसे देंगे, छोटे छोटे फेजेस में कैसे सिखाएंगे, और पैक्स के बारे में सर ने डिटेल में बताया। और जो वीडियो सर ने बनाया है पैक्स के बारे में, वो सब आपको डिटेल में सर ने आज बताया है। और ज्यादा डिटेल के लिए सर ने ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। और हमारा ये प्रयास रहा है कि सर ने जैसा कि आपको बताया है, तो ऐसा हमारे यहाँ अर्ली इंटरवेंशन यूनिट भी हमारे यहाँ चल रही है, तो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो अगर आप सभी प्रतिभागियों को अगर ऐसा कभी कहीं आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है, उसकी स्पीच नहीं है, तो हमारे यहाँ राजीव सर हैं जो स्पीच एंड हियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो सर ये यूनिट में सर अपना योगदान देते हैं पूरा, और आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सकती है यहाँ पे, और फ्री ऑफ कास्ट है जो CRC में चल रही है। ये आप सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा है मेरी कि आप लोग को जैसे ही ऐसे बच्चे कहीं पे भी, यूपी में भी कहीं पे भी कोई नजर आ रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में आके जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो उसको नॉमिनेट करा के यहाँ पे मुख्य धारा से स्कूल के लिए जोड़ने के लिए भी आप लोग प्रयासरत हो सकते हैं। तो सर का फिर पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने बहुत अच्छे से समझाया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया, ऑडिटरी, धन्यवाद। हाँ, ऑडिटरी को कैसे करेंगे, स्पीच कौन कौन सी होगी, लैंग्वेज को कैसे स्टिमुलेट करेंगे, और ये सोडा के बारे में सर ने बताया। तो हम लोग को लगता है कि सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे शायद में भी। तो हम ये चाहते हैं कि आज 184-86 लोग जो जुड़े हैं, आगे और लोग तक ये सूचनाएं पहुंचाएं। एक हम आप लोग को सर एक बात और बताना चाहती हूँ कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से 24/7 किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर बनाया गया है, जिसका नंबर है 1800-599-0019। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है, जो 24/7 काम करती है, और इसका उद्देश्य है मानसिक अस्वस्थता की शीघ्र पहचान करना, मनोवैज्ञानिक सहयोग देना, तनाव प्रबंधन के लिए इसको कैसे हम तनाव में प्रबंधन कर सकते हैं उसके लिए आपको सहयोग प्रदान करना, सुधारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देना, और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास रेफर करना। तो इसके लिए एक छोटा सा हमारा ये एक आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले में, किरण मेंटल हेल्पलाइन का है, जो स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन सेवाओं में चिंता, अगर एंजाइटी है किसी में, और उदासी डिप्रेशन है, OCD पेशेंट है, समायोजन में समस्या है, मानसिक तनाव है, आजकल ये सब आम बातें हो गई हैं, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं धन्यवाद की श्रृंखला में। मैं सर्वप्रथम PDUNI PPD की डायरेक्टर मैडम आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का CRC की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व से और स्नेहपूर्ण सानिध्य से इस तरह की ज्ञानवर्धक वेबिनार CRC लखनऊ कर पा रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ CRC लखनऊ के डायरेक्टर सर रमेश पांडे सर का, जिनकी प्रेरणा, ऊर्जावान स्रोत एवं कुशल मार्गदर्शन से इस तरह के नित नए आयाम पर CRC लखनऊ अवेयरनेस प्रोग्राम वेबिनार को आयोजित कर पा रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर के रूप में श्री विकास मिश्रा जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सर का, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन VI नागेश पांडे जी का, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन VI पंकज आर्या मैडम का, जिनके कोऑर्डिनेशन से वेबिनार
आयोजित हो पाई। वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सीआरसी के सभी रिहैब प्रोफेशनल्स का एवं कर्मचारियों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया अपनी सर्विसेज को देखते हुए भी। तो अब मैं इस धन्यवाद की श्रृंखला में आज की इस वेबिनार में दूर दूर स्थानों से प्रतिभागियों को जोड़ने का काम करने वाले सीआरसी लखनऊ के आईटी कंसल्टेंट श्री सुमित कुमार जी का भी, जिनके तकनीकी सहयोग से वेबिनार सफलतापूर्वक संचालित हो पा रही है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज की इस वेबिनार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों का, विशेष शिक्षकों का, रिहैब प्रोफेशनल का, साइकोलॉजिस्ट का और दिव्यांगजनों का तथा पुनर्वास विशेषज्ञ जो हृदय से सीआरसी की तरफ से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि समय समय पर हमारी सभी वेबिनार में आते हैं और अपनी जो क्वेश्चनर है उससे हम लोग से पूछ के या अपनी बातों को भी रखते हैं और सुझाव को ग्रहण करते हैं। और मैं ये आशा भी करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें। सीआरसी लखनऊ आप सभी को आगे भी इस तरह की वेब और गोष्ठी में गौरवमान्य उपस्थिति के लिए आपकी अपेक्षा करता है। अतः अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद आपको। नमस्कार। हेलो जी। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, अगर जैसे हमको हियरिंग लॉस पवन सिंह जी आपके निवेदन है कि आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे जो सीआरसी लखनऊ का कांटेक्ट नंबर है 7839456178। जी सर। मैं लिख रहा हूँ, हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उस पर कॉल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। आपको जो भी आपका प्रश्न है उसके ऊपर जवाब दिया जाएगा। तो क्योंकि ये वेबिनार यहाँ पर समाप्त हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस वेबिनार को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो धन्यवाद सर। हाँ, आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। आप सभी का आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। आप सभी का सीआरसी लखनऊ बहुत बहुत धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, हम सभी को मौका दिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो क्लास था, वेबिनार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं राजीव सर को बारंबार प्रणाम करता हूं तथा अपने समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। थैंक यू विजय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।